नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस स्टार्टअप की जिसने पूरे देश को 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने का सपना दिखाया। एक ऐसा नाम जो तेजी और इनोवेशन का पर्याय बन गया था, जेप्टो। स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स की यह कहानी हर किसी की जुबान पर थी, जिसने देखते ही देखते $1 बिलियन वैल्यूएशन हासिल कर ली और क्विक कॉमर्स का किंग बन गया। यह सिर्फ एक डिलीवरी सर्विस नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी जिसने हमारे शॉपिंग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने का वादा किया था। लेकिन अब जिस तेजी से जेप्टो का उदय हुआ था, उतनी ही तेजी से इस पर सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर चर्चा गर्म है कि जेप्टो की ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है। करोड़ों की फंडिंग के बावजूद कंपनी के लॉसेज आसमान छू रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के वर्क कल्चर पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर्स पर भारी दबाव से लेकर अंदरूनी मैनेजमेंट की चुनौतियों तक कई परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ये सिर्फ जेप्टो की कहानी है या 10 मिनट डिलीवरी का पूरा मॉडल ही अनसस्टेनेबल है? क्या निवेशक अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट की जगह पार्ट 2 प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेप्टो इन मुश्किलों से उबरकर वापस ट्रैक पर आ पाएगा, या फिर ये एक और स्टार्टअप कहानी बनकर रह जाएगा जो बहुत तेजी से चमका और उतनी ही तेजी से डूब गया? चलिए आज की इस वीडियो में हम जेप्टो के राइज और उसके मौजूदा चैलेंजेस को गहराई से समझते हैं। भारतीय ई कॉमर्स की भीड़भाड़ वाली दुनिया में जहां 2 दिन की डिलीवरी नॉर्मल थी, एक नए और तेज मॉडल ने दस्तक दी, क्विक कॉमर्स। और इस क्रांति के बिल्कुल सेंटर में था एक स्टार्टअप जिसने डिलीवरी की स्पीड को हमेशा के लिए बदल दिया, जेप्टो। आइए जानते हैं जेप्टो की शुरुआत और इसकी तूफानी ग्रोथ की कहानी। जेप्टो की कहानी 2021 में 2 स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स आदित्य पालिचा और कैवल्य वोहरा ने शुरू की, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। अपने पिछले स्टार्टअप किराना कार्ट की सीख से उन्होंने समझा कि कस्टमर को सिर्फ सामान नहीं, बल्कि अपना समय बचाना है। उनका विजन अब क्रिस्टल क्लियर था, शहरी कस्टमर्स की छोटी मोटी लेकिन तत्काल जरूरतों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा करना। यह सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी नहीं थी, बल्कि इंस्टेंट कॉमर्स का एक नया युग था। इस क्रांतिकारी 10 मिनट के वादे को हकीकत में बदलने के लिए जेप्टो ने डार्क स्टोर्स का एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाया। ये कोई आम दुकानें नहीं, बल्कि छोटे ऑप्टिमाइज्ड माइक्रो वेयर हाउस हैं जो स्ट्रेटेजिकली घनी आबादी वाले इलाकों के केंद्र में खोले गए। हर डार्क स्टोर में डेटा का इस्तेमाल करके केवल वही प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा हो, जिससे पैकिंग और डिस्पैच का समय मिनिमम हो जाता है। इस इनोवेटिव मॉडल ने इन्वेस्टर्स का ध्यान तुरंत खींचा। जेप्टो को शुरुआती दौर में ही भारी फंडिंग मिली, जिससे इसकी वैल्यूएशन रॉकेट की तरह बढ़ी। इस कैपिटल का इस्तेमाल कंपनी ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे टियर एन शहरों में तेजी से अपने डार्क स्टोर्स का जाल बिछाने में किया। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे बीडीडी प्लेयर्स के कंपटीशन के बावजूद जेप्टो ने अपनी स्पीड और रिलायबिलिटी के दम पर शहरी कस्टमर्स के बीच एक मजबूत जगह बना ली। लेकिन जेप्टो की ये शानदार ग्रोथ स्टोरी बिना रुकावट के नहीं है। हर तेजी से बढ़ते स्टार्टअप की तरह जेप्टो के सामने भी कई बड़े चैलेंजेस खड़े हैं जो इसके फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है लॉसेज और फंडिंग का प्रेशर। FY 23 में जेप्टो का रेवेन्यू 14 गुना बढ़कर RS2 EA और 50 करोड़ हुआ, लेकिन इसी दौरान कंपनी का लॉस भी 3 गुना बढ़कर RS1 200 करोड़ पहुंच गया। क्विक कॉमर्स का मॉडल ही कैश बर्न पर चलता है। डार्क स्टोर्स का किराया, राइडर्स की सैलरी और लगातार चलने वाले मार्केटिंग कैंपेन्स, ये सब बहुत कॉस्टली हैं। अब जब फंडिंग विंटर का दौर है, इन्वेस्टर्स सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्लियर रास्ता देखना चाहते हैं। इसलिए जेप्टो पर अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाने और नए फंड्स जुटाने का भारी दबाव है। दूसरा बड़ा चैलेंज है गला काट कंपटीशन। जेप्टो के सामने जोमैटो बैक्ड ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट जैसे जायंट्स हैं। इनके पास न सिर्फ करोड़ों का कस्टमर बेस है, बल्कि मार्केटिंग के लिए अथाह पैसा भी है। ग्रोसरी बिजनेस में मार्जिन पहले से ही बहुत कम होते हैं। उस पर 10 मिनट डिलीवरी और भारी डिस्काउंट्स के बाद हर ऑन ऑर्डर पर पैसा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह एक ऐसी प्राइस वॉर है जहां कस्टमर लॉयल्टी सिर्फ अगले डिस्काउंट तक ही सीमित रहती है। तीसरा चैलेंज कंपनी के अंदर से आता है, वर्क कल्चर। हाल ही में लिंक्डइन पर कुछ मौजूदा और पूर्व एम्प्लॉयज ने कंपनी के हसल कल्चर, लंबी वर्किंग आवर्स और हाई प्रेशर माहौल पर सवाल उठाए। हालांकि CEO आदित्य पालिचा ने बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस का वादा किया है,
लेकिन इससे कंपनी की एम्प्लॉयर ब्रांड इमेज पर असर पड़ता है। आज के कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में अच्छा टैलेंट पाने और उसे बनाए रखने के लिए एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बेहद जरूरी है। और फिर आता है कस्टमर ट्रस्ट का सवाल, जो शायद सबसे नाजुक है। 10 मिनट डिलीवरी के वादे के साथ उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं। जरा सी भी चूक, जैसे आइटम का आउट ऑन स्टॉक होना, सब्जियों की क्वालिटी में कमी या डिलीवरी में देरी, कस्टमर के अनुभव को खराब कर देती है। इसके अलावा हैंडलिंग चार्ज जैसे हिडन चार्जेस को लेकर भी शिकायतें हैं। क्विक कॉमर्स का खेल भरोसे पर टिका है और एक बार भरोसा टूटने पर कस्टमर को वापस जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या जेप्टो इन तूफानों का सामना कर पाएगा? ऐसा सोचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन सभी चैलेंजेस के बावजूद जेप्टो के पास कुछ ऐसे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जो इसे कंपटीशन में बनाए रखते हैं और एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर की उम्मीद जगाते हैं। ब्रांड रिकॉग्निशन और लॉयल कस्टमर बेस। टेक और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी हेवी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ डार्क स्टोर्स पे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो रही है। एक्सपेंशन के साथ साथ जेप्टो कैफे जैसे नए एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं। तो क्या द एंड ऑन ऑफ जेप्टो है? अभी ऐसा कहना जल्दी होगा। जेप्टो को कॉस्ट कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और फंडिंग मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। अगर ये चैलेंजेस सॉल्व हो गए तो कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, वरना क्विक कॉमर्स मॉडल के लिए मुश्किल रास्ते हैं। आपको क्या लगता है, जेप्टो सरवाइव करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।